बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलाल कॉन्सेप्ट्स में आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करने हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड यानी कि IMF के बारे में। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका कि ये सपोर्ट करता है और फंड करता है ताकि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को स्टेबलाइज़ किया जा सके। अब ये इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम क्या चीज़ है? ये कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ ऐसे रूल्स, एग्रीड रूल्स हैं, या कुछ आप कह लें कि कुछ ऐसी ट्रीटीज़ हैं स्टेट्स के बीच में, ताकि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको जो है ना वो फैसिलिटेट किया जा सके, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट की जा सके और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल हो। अब ये क्या मतलब इसका? ये तो कुछ बातें आपको शायद समझ में आई हो, कुछ बातें शायद जो है ना वो समझ में ना आई हो। देखें, जो दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड होता है, ठीक है, अब इस कंट्री की करेंसी अलग है, इस कंट्री की करेंसी अलग है। मान लें ये PKR है पाकिस्तान, और ये आपका जो है वो USD है। अब पाकिस्तान USA से कोई सामान ख़रीदता है तो USA को सामान देने के लिए क्या करेगा वो? तो अगर वो PKR देगा इसको, यूनाइटेड स्टेट्स को, तो वो तो बोलेगा मैं नहीं लेता, मैं क्यों लूँ आपकी करेंसी को, मैं तो यहाँ पे तो कोई ज़रूरत ही नहीं है मेरी। ठीक है, मेरे को आपकी जो है ना वो नोट की तो कोई यहाँ पे तो इसका कोई काम नहीं है, तो मुझे USD दो। अब क्या होता है, पाकिस्तान क्या करेगा कि भाई वो USD देगा ना इसको। अब पाकिस्तान ने करना है कि वो अपना जो पैसा है PKR तो वो कन्वर्ट करता है USD में। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए जो रेट आता है आपके पास कि भाई कितने रुपए में आप कन्वर्ट करोगे, कितने रुपए में कन्वर्ट करोगे, सवाल पैदा होता है ना। तो इसके पीछे फिर बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं। ये ऐसे ही नहीं कि आप रेट डिटरमाइन कर दो। अब ये सारी की सारी कैलकुलेशन करना, ठीक है, ये सारा का सारा मामला तय करना, ये आपका IMF का काम होता है। ठीक है, ताकि वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे, स्टेट्स के बीच में ट्रेड जो है वो ईजी बनाए। ठीक है, ताकि ये ना हो कि कल के दिन ये लोग लड़ रहे हो कि भाई मैं तो तुम्हारा पैसा नहीं लूँगा, तुम मेरा पैसा नहीं ले रहे हो। क्योंकि पहले ऐसा होता था, आप देखते थे गोल्ड स्टैंडर्ड होता था ना, क्योंकि अगर ये पाकिस्तान कोई सामान लेता तो ये फिर गोल्ड देता था उसको। गोल्ड दिया तो वो गोल्ड ले लेगा US से, बोलेगा ठीक है गोल्ड से तो मुझे कोई मसला नहीं है, गोल्ड मुझे दे दो। लेकिन आपने देखा कि ग्रेट डिप्रेशन आया फिर। ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड की वजह से, वो एक वजह भी थी कि वो दुनिया में फैल जो है ना डिप्रेशन पूरी दुनिया में फैल गया उस स्टैंडर्ड की वजह से। तो ये एक नए सिस्टम की ज़रूरत थी ताकि इन करेंसीज़ को ही आपस में ऐसा कोई एक एक्सचेंज रेट बना दिया जाए। ठीक है, ऐसा ही जो एक मैकेनिज़्म बनाया जाए कि वो एक्सचेंज रेट को जो है ना वो रेगुलेट करे, एक्सचेंज रेट को बराबर करे दो कंट्रीज़ के बीच में। वो ये डिटरमाइन करे इस कंट्री के और इस कंट्रीज़ के एसेट्स को देखकर कि भाई $1 कितने डॉलर के बराबर है, या $1 कितने रुपए के बराबर है, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना। अब वो वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट ना करेंगे, ना आपको वो यहाँ पर सीखने की ज़रूरत है। आपको बेसिक फंक्शन जानना है तो वो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब ये क्या है, मैंने आपको बता दिया, इट प्रोवाइड्स मीन्स ऑफ पेमेंट एक्सेप्टेबल टू बायर एंड सेलर। समझ रहे हैं आप बात को? कि आपने देखा ना बीच में एक ब्रिज जो था जिसको हम एक्सचेंज रेट कहते हैं। ठीक है, यानी कि वो रेट जिस रेट के ऊपर आप चीज़ें खरीद रहे हो, बेच रहे हो। ठीक है, वो रेट कहाँ से आएगा? वो रेट आपका जो है ना ये बताएगा आपको IMF। ठीक है, उसके अलावा आपको पता ही है ये इसका ऐसा काम है जो कि इस काम को समझने के लिए बड़ा, दूसरा काम तो इसका आपको पता है, लोन्स देते हैं, शॉर्ट टर्म में मिंट देना, बेच देना का काम। लेकिन असल काम इसका यह है कि आप जो है ना मॉनेटरी फंड यानी कि आप मॉनिटर कर रहे हो ना चीज़ों को। ठीक है, तो उन चीज़ों के लिए आपने फ़ंड देना है। ठीक है ना। अच्छा जी, अब क्या है, फॉर्मेशन इसकी कब हुई? ये असल में यूनाइटेड नेशन ने इसको कंसीव किया ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के अंदर। आपने देखा था, हमने बात की थी, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी हैम्पशायर के अंदर जो कि USA में जुलाई 1944 में। इसमें दो काम हुए कि इसमें एक जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ हुआ और IBRD बनाया गया, यानी कि इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट।
ये हुआ और साथ ही साथ आपका आईएमएफ भी इसी के अंदर, इसी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के अंदर ये आईएमएफ बनाया गया। और इस ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो है आपका जो कि करंटली आप देखते हैं कि एक्सचेंज रेट्स वगैरह, ठीक है ना, दुनिया ट्रेड कर रही है और कोई आप देखते हैं कि पैसा ले भी रहे हैं दे भी रहे हैं, कोई फड्डा नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये इसका क्रेडिट जाता है किसको? आईएमएफ को, ठीक है। तो फॉर्मली स्टार्ट किया आईएमएफ ने काम करना 27 दिसंबर 1945 को। इसके अंदर इनिशियली 29 मेंबर्स थे, अब इसके 189 मेंबर्स हैं। और ये कीनीशियन इकोनॉमिक मॉडल के ऊपर बेस्ड करता है। कीनीशियन इकोनॉमिक मॉडल क्या है? आपको याद होगा, एक हमने बात की थी, एक इकोनॉमिस्ट थे ब्रिटिश के, जॉन मेनर्ड कीन्स, ठीक है, जॉन मेनर्ड कीन्स। ये वो बंदे थे जिन्होंने एक मॉडल हमें बताया था कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होनी चाहिए मार्केट के अंदर, जो कि लिबरल आइडियाज़ को अपोज कर रहे थे, ठीक है। अब लिबरल आइडियाज़ जो और थे बहुत सारे, वो इन्होंने अडॉप्ट किए, लेकिन ये वाला जो आइडिया था, एक चले फ्री ट्रेड और ट्रेड को प्रमोट करें, एंटी प्रोटेक्शनिज्म, ये तो ठीक है, ये बात तो समझ में आती है कीनीशियन इकोनॉमिक मॉडल में। लेकिन जहाँ पर लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट था ना कि मार्केट के अंदर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, इस कॉन्सेप्ट को चेंज किया कीनीशियन इकोनॉमिक मॉडल ने। और यहाँ पर आपका जो है ना ये गवर्नमेंट का रोल इंक्रीज़ किया मार्केट के अंदर। अब ये आईएमएफ जो है आपका, वो यही काम करता है। आप देखते हैं गवर्नमेंट्स जो हैं जितनी भी ना, वो उन गवर्नमेंट्स को पकड़ता है और कहता है आप अपनी अपनी मार्केट में ये तब्दीलियां करें, ठीक है। वो जो आप देखते हैं कि आईएमएफ हमें SAPs, जिन्हें हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स, ये जो हमें देता है, वो तो इसीलिए देता है ना, गवर्नमेंट के रोल को बढ़ाना है मार्केट में, ठीक है। इसी शर्त पे तो हमें पैसा मिलता है, बेल आउट जो हमें मिलती है वो इसी शर्त पे तो मिलता है कि ये SAPs को आपने फॉलो करना है। और वो SAPs क्या है? वो SAPs यही SAPs हैं जो कि आपने देखा था कि इन्होंने लिबरलिज्म के बाद जो कि कीनीशियन मॉडल इन्होंने उठाया था, ये वही मॉडल था, ठीक है ना। अच्छा, एम्स क्या है इसके? एम्स हैं इसके कि ग्लोबल रिजाइम फॉर एक्सचेंज रेट्स, ये मैंने आपको बता दिया, समझा भी दिया कि क्या मामला है, ठीक है, कि एक्सचेंज रेट्स का जो मसला है, परेशानियाँ, उनको ठीक करना। और इंटरनेशनल पेमेंट्स, यानी कि आपने अगर कोई सामान ख़रीदा है किसी मुल्क से, तो उसको पेमेंट भी तो करनी है ना आपने। तो पेमेंट के जो काम है, जो पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट रेट है, पेमेंट के ऊपर जो है ना आपका टैरिफ्स हैं, पेमेंट के ऊपर कई चीज़ें हैं। उस पेमेंट के ऊपर आपका जो है ना वो ये भी देखना है कि भाई वो जो पेमेंट आ रही है वो उसका जो है ना वो आप कौन सी करेंसी से आपने उसको एक्सचेंज किया है। वो पेमेंट हो सकता है पाकिस्तानी रुपीज़ में हो, लेकिन USA तो पाकिस्तानी रुपीज़ लेगा नहीं, ठीक है। अब वो आपको लाज़मी बात है डॉलर में कन्वर्ट करने पड़ेंगे, तो डॉलर का फिर रेट यहाँ पर आपने देखना पड़ेगा। अच्छा, ये बहरहाल अलाउ करेंगे नेशंस को टू डू बिज़नेस विद ईच अदर, आप एक दूसरे के साथ बिज़नेस कर सकेंगे, क्योंकि अब कोई रुकावट रही नहीं। ये मसला तो ख़त्म हो गया ना कि करेंसी कौन लेगा हमारी, और गोल्ड स्टैंडर्ड जो था जिसके अपने मसले थे वो भी ख़त्म हो गया। तो अब ये नया सिस्टम आया, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट रेट, एम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाना है दुनिया के अंदर, यानी कि इसी में आप समझ लेंगे पॉवर्टी को भी ख़त्म करना है और इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाना है दुनिया में, ठीक है, ट्रेड करना है। एंटी प्रोटेक्शनिज्म, ऑल्दो लिबरलिज्म से इनका इख्तलाफ था कीनीशियन वालों का, कीनीशियन इकोनॉमिक मॉडल वालों का, लेकिन बहरहाल इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने में ये लोग भी आगे आ गए थे। प्रोटेक्शनिज्म के ये भी ख़िलाफ़ थे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये लिबरलिज्म के अंदर तब्दीली की गई, ठीक है। इसको आप कह लें कि जो नियो लिबरलिज्म आपका शुरू हुआ वो यहीं से शुरू हुआ, क्योंकि नियो लिबरलिज्म क्या कहता है? रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो ये इंस्टीट्यूशन बनाई इसीलिए गई ताकि गवर्नमेंट के रोल को बढ़ाया जाए, गवर्नमेंट को समझाया जाए, क्योंकि काफ़ी गवर्नमेंट्स ऐसी थी जो कि उनके पास स्किल्स नहीं थे, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं, तो उनको गाइड करना था उनको, इसीलिए इन्होंने SAPs देना शुरू किया। अच्छा जी, प्रोग्राम ये हमने देखना है कि और क्या काम है IMF का, और काम है टू प्रमोट एक्सचेंज स्टेबिलिटी, ठीक है। जो भी अगर देखते हैं आपके बड़ी तेज़ी से कभी कभी मिसाल के तौर पर एक
मुल्क की जो करेंसी है वो बिल्कुल ही डॉलर के मुकाबले में बिल्कुल ही नीचे चली गई, बहुत ही नीचे गिर गई, ठीक है। और ये डॉलर ऊपर जा रहा है। अब क्या करना है, स्टेबिलिटी ख़राब हो रही है, ठीक है। तो करना क्या है, तो फिर इस सिचुएशन से निमटने के लिए ये लोगों ने ये किया कि इन्होंने एक जो एक्सचेंज रेट था उसको फिक्स कर दिया, ठीक है। और उस एक्सचेंज रेट को फिक्स करके ये फिर स्टेबिलिटी क्रिएट हो गई कि भाई अब जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होगा उस रेट के ऊपर ट्रेड होगा, ठीक है ना। यानी कि अब ये नहीं होगा कि मिसाल देखें, आप देखते हैं ना डॉलर की जो कीमत आए दिन बढ़ रही होती है, आए दिन आप देखते हैं PKR के मुकाबले में डॉलर की कीमत बढ़ रही होती है। तो ये जो बढ़ रही होती है ये वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट नहीं होता। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट आपको आपका जो स्टेट बैंक होता है ना वो आपको बताएगा, वो वहाँ पर है, उसकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तो वो रेट आप देखेंगे तो वो रेट फ्लक्चुएट नहीं हो रहा होता, ठीक है ना। ये जो मार्केट का रेट होता है ये हमें दिख रहा होता है, गूगल पे आप देखते हैं, न्यूज़ पे देखते हैं, वो दिख रहा होता है हमें, ठीक है। बहरहाल कुछ ना कुछ इम्पैक्ट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे भी पड़ता है, ये भी जहन में रखें आप। तो ये इन्होंने ये काम किया ताकि स्टेबिलिटी आए और कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन यानी कि वही डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, वैल्यू का घटना, तो वैल्यू के घटने से बचाना है आपने, ठीक है। प्रोवाइडिंग लोन्स टू रीएडजस्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का मतलब है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, यानी कि आप इंपोर्ट भी करते हो एक्सपोर्ट भी करते हो, तो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट का जो लेवल बराबर हो जाए तो उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहते हैं। तो अक्सर होता है ऐसा है कि हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम होते हैं, माइनस में जा रहे होते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा होते हैं। तो हमने करना भी यही है कि भाई हमने जो इन दोनों को बराबर करना है, इंपोर्ट्स कम करने हैं एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसके लिए ये लोग लोन हमें देते हैं ताकि हम अपनी चीज़ बनाएं और एक्सपोर्ट बढ़ाएं, एक्सपोर्ट प्रमोशन, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रमोशन की ये लोग बात करते हैं कि आप एक्सपोर्ट प्रमोशन करें, ठीक है। पाकिस्तान ने भी इसमें एक बनाया था एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो, ठीक है। उसमें इन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किए थे। इसमें इन्होंने कहा था जो भी चीज़ हमारे पास अच्छी चीज़ होगी वो हम एक्सपोर्ट कर देंगे। उसमें इन्होंने मैंगोज़, आम वगैरह जो थे, ऑरेंज थे उसमें, ठीक है, और कई चीज़ें थी। लेकिन मसला वहाँ पे पता क्या आया, मसला वहाँ पे था, अब देखें ये आपका आ गया एक जो है ना आपका आप देखते हैं कि क्रेट आ गया आपका, ठीक है। अब ये जो आपका क्रेट आ गया यहाँ पर, इसके अंदर ऊपर ऊपर के जो मिसाल मैंगो रखे हैं ना इन्होंने ऊपर ऊपर, वो तो बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, मगर अंदर वाले जो है ना वो ख़राब। तो ये शिकायत आने लगी, तो ये जो एक्सपोर्ट ब्यूरो पाकिस्तान ने बनाया था ये भी ठप हुआ, काफ़ी इसको भी नुकसान होना पड़ा, ठीक है। अब हम देखते हैं गवर्नेंस कैसी है, IMF के अंदर गवर्नेंस का क्या मैकेनिज़्म है। इसमें सबसे ऊपर जो होते हैं आपके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, ठीक है। गवर्नर्स जो थे ये एक ऐसा गवर्नर एंड एन ऑल्टरनेट गवर्नमेंट फ्रॉम ईच मेंबर कंट्री, ठीक है। यानी कि एक गवर्नर होता है, ठीक है, और एक ऑल्टरनेट गवर्नर भी होता है, हर कंट्री से 2 लोग होते हैं, ठीक है। लिहाजा टोटल मेंबर इसके भी जो जितने भी कंट्रीज़ हैं वो 189 है, लेकिन आप समझें यहाँ पे कि 189 से फिर ये ज़्यादा हो गया, इसको आप डबल कर दें, क्योंकि एक तो आपका जो है ना गवर्नर के लिए आएगा बंदा और एक उसी स्टेट से आपका ऑल्टरनेट गवर्नर के तौर पर आएगा, ठीक है। तो ये जो है ना यहाँ पर होते हैं इस तरह से। एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो होता है आपके, इसके 24 मेंबर्स होते हैं, और ये लोग जो है यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो डे टू डे वर्क को संभालते हैं, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर ये क्या होता है, ये हेड ऑफ IMF स्टाफ होता है, जितना भी स्टाफ होता है ना IMF के अंदर सबका हेड यही होता है। अच्छा, जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड हमने ऊपर देखा ना, ये इसका चेयरमैन भी आपका यही आपका मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, ठीक है। और आपका जो वो इस वक्त है बंदा वो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, पता नहीं भी बंदा है बंदी है, ये आप लोग चेक कर लें खुद ही, ठीक है। अच्छा जी, रिसोर्सेस क्या क्या हैं इसके पास, कहाँ से पैसे कहाँ से आ रहे हैं भाई, तो 4 मेजर करेंसीज आती हैं IMF के पास, यूरो, जापानीज़ येन और पाउंड, ठीक है, और US डॉलर, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँ होता क्या है इससे। सब्सक्रिप्शन चार्जेस लिए जाते हैं हर स्टेट से,
जो भी स्टेट आईएमएफ को ज्वाइन करते हैं सब्सक्रिप्शन चार्ज लेते हैं, उसको कोटा कहते हैं। अब होता क्या है, कोई भी बंदा अपना जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस होती है उस कोटा से ज़्यादा 25% ज़्यादा अगर दे देता है तो ये स्पेशल ड्राइंग राइट्स उसे मिल जाते हैं। ठीक है, होता क्या है अब कि ये पैसे आ रहे हैं, लाजमी बात है, वही कोटा जो लोग अपनी सब्सक्रिप्शन चार्जेस दे रहे हैं, तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होता है ये अब आगे जाके थोड़ा सा मैं इसको आपको थोड़ा सा एलिबरेट भी करूँगा। फिलहाल रिसोर्सेज समझ लें कि आईएमएफ और क्या कर सकता है, और आईएमएफ बोरो भी कर सकता है पैसे। ठीक है, मुख्तलिफ कंट्रीज़ वगैरह से आईएमएफ पैसे बोरो भी करता है, ये इसकी रिसोर्सेज होती हैं। स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होता है मैंने आपको बताया, ये वो जो है ना रिजर्व्स होते हैं जो कि मेंबर स्टेट्स देते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दिया कि जो 25% जो है ना वो दे रहे होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं आपके कोटा जो जिसको हम कहते हैं, उस कोटा से जो है ना आपके बढ़ रहे होते हैं क्या, स्पेशल ड्राइंग राइट्स आपके बन रहे होते हैं। अब होता क्या है कि जो आपके मेंबर्स होते हैं, ये जो जितने भी पैसे जमा हो रहे हैं ना, हर कंट्री दे रहा है, हर कंट्री अपने अपने हिस्से के पैसे दे रहा है, तो वो पैसे जो जमा हो रहे हैं तो ये पैसे काम आएंगे कब, जब क्राइसिस होगा। ठीक है, और एक कंट्री ने मान लें देखिए 25% पैसे देता है वो, लेकिन जब विड्रॉ करने का टाइम आएगा तो वो विड्रॉ कर सकता है बहुत ज़्यादा पैसे भी। ठीक है, इसकी लिमिट अप टू 190% है, और कुछ जो स्पेसिफिक या एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होते हैं उसमें 255% तक पैसे आप विड्रॉ कर सकते हैं। ये है वो स्पेशल ड्राइंग राइट। ठीक है, अच्छा जी, सर्विलियंस क्या होता है, एक सिस्टम ऑफ रिव्यू है ये जो मॉनिटर करता है फाइनेंशियल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को। ठीक है, जितनी भी कोई भी कंट्री अगर कोई पॉलिसी बनाता है, इकोनॉमिक पॉलिसी, उसको रिव्यू करना, उसको मॉनिटर करना, ये काम है इनका सर्विलियंस वालों का। ठीक है, इस मतलब आईएमएफ का ही काम है, लेकिन बहरहाल ये इसको काम को सर्विलियंस कहते हैं हम। ठीक है, अच्छा जी, उसके अलावा ये लोग क्या करते हैं, ये सर्विलियंस में एडवाइस करते हैं जो मेंबर स्टेट्स हैं उनको, ताकि वो डेवलपमेंट कर सकें। ठीक है, एडवाइजरी फैक्टर भी आ गया। टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं ये, कैसे कि ये आपका देखें प्रैक्टिकल सपोर्ट और ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर एडवाइसेस ऑन टैक्स पॉलिसी, आपको टैक्स पॉलिसी बता दी उन्होंने कि भाई ऐसा टैक्स लगाओ, मान लें आपको बोलते हैं कि भाई आप जो है ना वो रेग्रेसिव टैक्स पे आ जाएं, रेग्रेसिव टैक्सेशन पे आ जाएं। अब रेग्रेसिव टैक्स ऐसा होता है जो कि खून चूसने वाला टैक्स होता है, लेकिन आईएमएफ को क्या लगे भाई, उसने तो पैसा निकलवाना है अपना। तो रेग्रेसिव टैक्स ये होता है कि हर छोटे छोटे प्रोडक्ट के ऊपर आप साबुन, चीनी, दाल, आटा, इनके ऊपर आप टैक्स दे रहे होते हो। ठीक है, अब मसला क्या है यहाँ पे, टैक्स देने में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि गरीब आदमी भी उतना ही दे रहा है जितना अमीर दे रहा है, तो इससे नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो ये है सारा मसला। उसके अलावा एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट के ऊपर भी आपको ये मशवरे दे सकते हैं, और मॉनेटरी एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसी। ठीक है, एक्सचेंज रेट पॉलिसी यानी कि आपने अपना एक्सचेंज रेट कैसे मेंटेन रखना है, स्टेबलाइज कैसे करना है। प्राइवेटाइजेशन भी हो सकता है, आपको कहें कि आप, जैसे कुछ टाइम पहले इन्होंने किया भी था ये काम, कि इन्होंने कहा था कि आप प्राइवेटाइजेशन करें, गवर्नमेंट का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ाएं, तो इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि गवर्नमेंट का रोल ख़त्म करें, तो इतना ज़्यादा गवर्नमेंट का रोल एलिमिनेट किया कि गवर्नमेंट ने अपनी कंपनीज ही बेचना शुरू कर दी, प्राइवेट लोगों को दे दी। ट्रेड लिबरलाइजेशन, ये भी इनका काम है। ठीक है, उसके अलावा लैंडिंग की बात करते हैं। लैंडिंग में क्या होता है कि ये लोग मिड एंड शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को आप जो है ना इक्वलाइज करें, इन रिटर्न फॉर SAPs एंड SOPs। SAPs का मतलब होता है जो आप स्ट्रक्चर के अंदर तब्दीली करते हैं, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम है, और SOPs आपके होते हैं स्ट्रक्चरल ऑपरेशनल प्रोसीजर्स। ठीक है, और उसके अलावा डेब्ट रिलीफ, ये काम भी लोग करते हैं। डेट रिलीफ के लिए ये आपको जो है ना लाजमी बात है, वही पैसों का ही खेल है सारा का सारा। ठीक है, तो ये 3 काम हैं इनके, सर्विलियंस, टेक्निकल असिस्टेंस और लैंडिंग। तो ये आईएमएफ का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह निगहबान।